हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गया दोबारा एक नए वीडियो के साथ। नए टॉपिक तो नया नहीं है, टॉपिक वही है, बताती हूँ क्या पढ़ाऊंगी। आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। देखो बहुत कम टाइम बचा है और अब थोड़ा जैसे जब वीडियो डाल रही हूँ तो दिवाली को कुछ 4-5 दिन ही बचे हैं। आई नो दिवाली पे एंजॉय करोगे, पढ़ने का मन नहीं होगा, ठीक है, उधर नहीं पढ़ोगे 2-3 दिन, लेकिन उसका जो है इधर कोटा पूरा कर लो, इधर अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। जितना जितना पढ़ाते हो उतना कवर करते चलो, क्योंकि मैं हमेशा से बोल रही हूँ आपको 2-3 महीने ही बचे हैं और बहुत कुछ है पढ़ने को, ठीक है। तो अभी से ही करते चलो, अभी से एक रिदम बना के चलो कि ये इतना इतना मेरे को करना है। जो टॉपिक नहीं आ रहा उसको बार बार पढ़ो, नोट्स बनाओ, लेक्चर से अपना नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, है ना। जो चीज में प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगी कि क्या इसको कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं अभी मेटल नॉन मेटल के आपको क्वेश्चन कराने हैं। मेटल नॉन मेटल मैंने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, एक्सेप्ट कोरोजन। कोरोजन वाला पार्ट अभी नहीं किया, कोरोजन का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, वो वाला पार्ट उसमें करवा देंगे, ठीक है। अभी के लिए हम जितना हमने अब तक कर लिया है पूरा मेटल नॉन मेटल, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी रिएक्शंस एंड ये ओर वाला एक्सट्रैक्शन वाला, ये सारा कर लिया था। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चंस मिक्स हो सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी हो सकते हैं, एनसीईआरटी हो सकते हैं, स्पेशली अभी एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर अलग लग रहे हैं, सारे मिक्स क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। जितने मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उससे आपका थोड़ा सा मतलब जितना आपने पढ़ा है तो उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, वो सारा बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी लिख रही हूँ और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखूंगी, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो थ्योरी वाला क्वेश्चन भी है तो भी मैं थ्योरी भी पूरी लिखूंगी, जैसे आपके स्कूल में मैम लिखती हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाओ, जो आपको पता रहे कि इसका अगर ये क्वेश्चन आएगा ऐसे करके आंसर लिखना। आंसर राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो प्रॉपर पूरा आंसर लिख के दूंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चलो पहला क्वेश्चन है, X is an amphoteric oxide, ठीक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। देखो सबसे पहले जैसे ये X कह रहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो आपको पता चाहिए कौन सा मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाता था, बताया था मैंने, अब याद हो तब। देखो इट रिड्यूसेस, इट इज reduced by reduced to metal by using suitable reducing agent such as carbon, ठीक। आइडेंटिफाई X, ठीक है। राइट इट्स रिएक्शन विद एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है। आपको इसकी रिएक्शन एसिड और बेस दोनों से करनी, ठीक है। चलो सबसे पहले मेरे को वो ये बताओ कि कौन सा मेटल एम्फोटेरिक होता है, कौन सा ऐसा मेटल है जो एम्फोटेरिक होता है। देखो जब मैंने पढ़ाया था इनकी रिएक्शन तो बताया कि एल्यूमिनियम एंड जिंक दो मेटल हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब वो एसिड से भी रिएक्शन करते हैं, वो बेस से भी रिएक्शन करते हैं। तो इसका मतलब कि थोड़ी तो आपको क्लैरिटी मिली कि एक जो मेटल एक्स हो सकता है वो क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम एंड जिंक दोनों में से कोई भी हो सकता है ना, ठीक। अब बताओ, इट रिड्यूसेस टू मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन, ये कार्बन से रिड्यूस हो जा रहा है। अब ये बताओ एल्यूमिनियम और जिंक में कार्बन से कौन सा रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपको प्रियोडिक कह रहा रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो उसमें देखो क्या था, देखो अब एल्यूमिनियम एंड जिंक में एल्यूमिनियम ऊपर आएगा, जिंक नीचे आएगा, तो एल्यूमिनियम जो होगा वो कार्बन से रिड्यूस नहीं होगा, वो होगा जिंक। तो मतलब पहली लाइन से ये तुमको पता चला कि कौन सा ऑक्साइड किस मेटल का ऑक्साइड हो सकता है, एल्यूमिनियम एंड जिंक दो हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब उसमें आप कंफर्म कैसे करोगे कि एल्यूमिनियम एंड जिंक में कौन सा होगा, वो यहाँ पर ये नेक्स्ट लाइन इसीलिए दी कि कार्बन कार्बन से रिड्यूस होगा वो जिंक होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम नहीं होगा क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू जिंक।
तो यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक्स जो है वो क्या है, ZnO, ठीक, जिंक है, X इज ZnO। अगर डायरेक्टली लिखना चाहो तो डायरेक्टली भी, नहीं तो इस तरीके से लिख सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको नोट करना हो तो लिख लो कि X इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन शोज बाय द मेटल्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड shows amphoteric make amphoteric oxides, ठीक, in which aluminium is more reactive than zinc, so zinc will reduce by carbon, so X is ZnO, ठीक। अब देखो X तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया, राइट इट्स रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, कोई भी एक एसिड और कोई भी एक बेस लो, सपोज ZnO प्लस HCl, ठीक, और ZnO प्लस NaOH, ठीक। तो देखो ये बनाएगा ZnCl2, यही तो होगा, यही मतलब यही तो होगा, और ये बनाएगा वाटर, ठीक। बैलेंस करना है तो कर लो, या 2HCl कर लो, ठीक। कैसे पता ZnCl2 ही बनेगा, अगर ये अभी बहुत बेसिक लेवल पर, तो देखो मैंने बताया अगर Zn और Cl में होगा तो Zn की वैलेंसी 2, इसकी 1, तो जो कंपाउंड बनेगा वो ZnCl2 बनेगा, यहाँ पे 2 बनाना है इसलिए हमको 2HCl लेना पड़ेगा, ठीक। ये इतना समझ आया। देखो अब यहाँ पे NaOH 2NaOH ये बनाता है Na2ZnO2 प्लस वाटर, ठीक, इसकी रिएक्शन बेस से ये हो जाएगी, ठीक। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन, इस तरीके से, मतलब क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन या मैंने जो लेक्चर्स में कवर किया है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे, उसका नोट्स अच्छे से बना लोगे तो क्वेश्चन अप्रोच कर लोगे इजिली, ठीक, इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वेट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन एन आयरन पॉट, आफ्टर फ्यू डेज द आयरन पॉट वाज फाउंड to have a number of holes in it, explain the reason in terms of reactivity, write the equation of the reaction involved। जिन्होंने अच्छे से थोड़ा सा भी रिएक्टिविटी सीरीज और वो सब पढ़ा होगा वो इतना तो समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो जब भी आयरन को एक सॉरी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को आयरन पॉट में रखते हैं, देखो अगर रिएक्टिविटी सीरीज, देखो सबसे ज्यादा खेल पूरा पूरा ये रिएक्टिविटी सीरीज का है, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है ना। तो देखो कॉपर और आयरन में कौन ज्यादा रिएक्टिव हो, आयरन। तो जब भी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आयरन पॉट में रखा जाएगा तो आयरन क्या करेगा, धीरे धीरे कॉपर को रिप्लेस कर देगा, है ना। आयरन जो होगा कॉपर को रिप्लेस कर देगा, और वो जब उसको रिप्लेस कर देगा तो वो आयरन सल्फेट बना देगा, मतलब सोल्यूशन में आयरन आ जाएगा। जब वो आयरन सल्फेट बना देगा तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू होता है, धीरे धीरे उसका ब्लू कलर फेड होने लग जाएगा, ठीक है। जब वो फेरस सल्फेट बना देगा, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है और सोल्यूशन में Fe आ गया है, जिसके कारण इसमें आपको होल्स देखने के मिलते हैं, ठीक है, और इक्वेशन भी लिखनी है, इक्वेशन इन्वॉल्व, ठीक। तो कहने का मतलब है अगर टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी आप ऐसे लिखोगे कि when the copper sulfate solution kept in iron pot, due to the high reactivity of iron, uh, due to the high reactivity of iron, it replaces copper from copper sulfate, and we get iron sulfate, ठीक, जिसके कारण हमको उसमें होल्स देखने को मिलेंगे और उसकी रिएक्शन भी। तो देखो रिएक्शन क्या होगी, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन Fe, ठीक। तो देखो रिएक्शन लिखने से पहले मैं तुमको पूरा आंसर लिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि जैसे जैसे आपको आंसर लिखना होगा वैसे ही मैं आपको उसका आंसर लिखा दूंगी, मतलब जैसे एग्जाम में लिखना, ठीक है। चलो आंसर लिखते हैं। देखो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक, एज when copper sulfate solution
kept in iron pot, iron slowly displaces copper and its blue color start fading away. ठीक due to as iron enters in copper sulfate solution and it makes iron sulfate, due to which iron pot found to have a number of holes in it. ठीक है, अब रिएक्शन बोली है तो कॉपर सल्फेट की रिएक्शन प्लस आयरन, जब तुम रिएक्शन कराओगे तो आयरन रिप्लेस कर देगा FeSO4 प्लस कॉपर बनाएगा। ठीक है, ये इसका ऐसे करके पूरा आंसर लिखा जाएगा। ठीक, नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो क्या होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जब उसको हीट करेंगे तो क्या होगा। देखो अगर तुमको अच्छे से थोड़ा बहुत भी याद होगा, मैंने आपको क्या बताया था एक्सट्रैक्शन वाले प्रोसेस में, क्योंकि जिंक जो है बीच रिएक्टिविटी सीरीज मैंने रफ कर दी, जिंक जो है बीच वाले उसमें आएगा मॉडरेटली रिएक्टिव। तो जब भी हम वो करेंगे एक्सट्रैक्शन करेंगे तो मॉडरेटली के लिए हम दो करते थे, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। रोस्टिंग जो हम करते थे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एंड जब हम कैल्सिनेशन करते थे एब्सेंस ऑफ सॉरी लिमिटेड सप्लाई में करते थे। देखो इस केस में कैल्सिन जब भी कार्बोनेट होता था उस केस में क्या करते थे, कैल्सिनेशन करते थे। तो जब भी जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वहां पर क्या होगा, कैल्सिनेशन होगा, क्योंकि आप अच्छे से देखो ना यहाँ कार्बोनेट लिखा हुआ है। कार्बोनेट के केस में क्या होता है, कैल्सिनेशन होती है। तो लिखोगे आप कि इट अंडरगोज कैल्सिनेशन, है ना, ये विजिबल है। देखो इस केस में क्योंकि कार्बोनेट है या कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड हो, वहां कैल्सिनेशन होता था, सल्फाइड होने पे रोस्टिंग होती थी। ठीक, तो इस केस में कैल्सिनेशन वाला प्रोसेस हुआ। तो ZnCO3 को जब आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, कैल्सिनेशन सी, और कौन कैल्सिनेशन के केस में कौन सी गैस निकलती थी, कार्बन डाइऑक्साइड, और बचा हुआ ZnO। ठीक, तो ZnO बनेगा। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि what happen when Cu2O and Cu2S मिक्सचर को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होगा, बताओ। Cu2O और Cu2S मिक्सचर को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होगा, ऑटो रिडक्शन होगा। ठीक, when Cu2 when Cu2O and Cu2S mixture heated, it undergoes auto reduction देखो Cu2S टू O, देखो इतना तो पता चल रहा है कि यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी SO2 और कॉपर बचेगा। ठीक, देखो क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं, दो और दो तो कॉपर है ही है। तो अगर आप यहाँ 2 लगाते हो क्योंकि O2 चाहिए, तो ये कितना हो गया, है ना, ये हो गया 2 2 4 2 6, 6 कॉपर और S2 और अब ये बैलेंस्ड है। ठीक, तो बहुत मतलब एक्सप्लेनेशन तो इसका मतलब आंसर तो बहुत ही छोटा था, पर जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी इसका आंसर दे पाओगे, है ना, जब आपको पता होगा कि क्या होगा।
कार्बोनेट देख के आप बता सकते हो कि इस केस में कैल्सिनेशन और कैल्सिनेशन के केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, इस तरीके से इसका ऑक्साइड बनता है। और Cu2O Cu2S मिक्सचर को जब हीट करेंगे तो ऑटो रिडक्शन होगा, तो ये इस तरीके की रिएक्शन होगी। ठीक है, नोट कर लो, नोट डाउन कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रीजन व्हाई ऑन प्लेसिंग अ पीस ऑफ जिंक मेटल इन अ सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड it acquires a shiny silver surface, but when it is placed in a solution of magnesium sulfate no change is observed। अब तक मैंने 2-3 क्वेश्चंस जो कराए हैं, थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि इसका आंसर किस बेसिस पे आप करोगे। बताओ किस बेसिस पे करोगे? किसी बेसिस पे नहीं करेंगे, मैम छोड़ देंगे, नहीं। देखो इसमें ये है, जब भी कुछ ऐसा हो कि एक मेटल कुछ कंपाउंड बना रहा है, रिएक्शन शो कर रहा है, दूसरा नहीं शो कर रहा है, उस केस में हमेशा हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी। उसके लिए सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिखेंगे ना। देखो ठीक, अब देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब देखो इसमें हमने किसकी बात की, पहले जिंक। पहले आप जिंक को देखो, जिंक को मार्क कर लो, ये जिंक है। वो मर्क्यूरी क्लोराइड के सॉल्यूशन में जब डालते हैं तो शाइनी सिल्वरी सरफेस शो करता है, मर्क्यूरी इसके नीचे। ठीक, बट जब जिंक को हम मैग्नीशियम सल्फेट में डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। ऊपर आंसर मिल गया, इतने में आंसर मिल गया होगा, है ना। देखो इसका आंसर लिखा नहीं रही, मैं बोल रही हूँ, आप नोट डाउन कर लो। देखो when a piece of zinc metal is placed in a solution of mercury chloride it form a shiny silvery surface because zinc is more reactive than mercury, so it replaces it and a layer of mercury deposit on zinc, so it shows a shiny silvery surface. But when zinc metal is placed in magnesium sulfate there is no reaction because zinc is less reactive than magnesium। ठीक, सो नो रिएक्शन शोज। ठीक, बस इतना सा आंसर होगा। इसको अपनी लैंग्वेज में अगर और ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हो करके लिख लो। कॉन्सेप्ट जो है वो यही है, मतलब अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज और उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लिया, कह सकते हैं 40-50% चैप्टर से क्वेश्चंस ज्यादातर वहीं से बनते हैं, तो आराम से कर ले जाओगे, है ना। रिएक्शंस जो मेटल की है, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक, समझ गए, कर लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ध्यान से समझते। फिर मैंने रिएक्टिविटी सीरीज रफ कर दी, चलो फिर लिख देंगे अगर जरूरत पड़ी। बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में फिट करते चलो, अभी से एक एक फिट करते चलो। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन, स्टेट वन यूज ऑफ दिस। जब मैंने आपको पढ़ाया था एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, और जब हाई मतलब मैंने आपको बताया था कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जब करते हैं, जब जिंक ऑक्साइड बनता है फिर उसको कार्बन से रिड्यूस करके मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, पर हमेशा कार्बन से रिड्यूस नहीं होते हैं। जब ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे लाइक आयरन हुआ या फिर सॉरी हाँ ऊपर वाले जो मेटल्स होंगे जो ज्यादा रिएक्टिव, उस केस में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। तो थर्माइट रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, उसका यूज क्या था, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था। थर्माइट रिएक्शन इज यूज टू जॉइन द क्रैक्स ऑफ रेल ट्रैक्स। ठीक, ये मैंने बताया था कैसे। देखो थर्माइट रिएक्शन पहले क्या होती है, देखो Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स 2Fe Al2O3 प्लस हीट। ठीक है, तो बेटा ये जो हीट है इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। तो ये जो हीट इतनी ज्यादा जनरेट होती है कि ये जो हमको आयरन मिलता है ना, ये मेल्टेड मिलता है, यानी लिक्विड फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म। इसी लिक्विड को हम दो ट्रैक्स, जो टूटे ट्रैक्स होते हैं उनके बीच डालते हैं। ठीक है, मेल्टेड आयरन डालते हैं,
ठीक, फिर उसको रूम टेम्परेचर पर कूल करते हैं और ज्वाइंट क्रैक जो होते हैं उनको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो यूज यही है, थर्माइट रिएक्शन इज यूज टू ज्वाइन द क्रैक्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स। ठीक, और रिएक्शन ये थर्माइट रिएक्शन Fe2A3 Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड 2Al गैस 2Fe Al2O3 प्लस हीट। इस ये हीट ही रीजन है, इसी हीट के कारण ही वो लिक्विड आयरन देखने को हमको मिलता है। ठीक है, तो ये नोट कर लो, और ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। अगर एक्सप्लेनेशन जो मैंने बोला है वो लिख लो ना, थोड़ा रोक करके सुन के उसको लिख लो, या फिर आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हो, वो है। अब मैं वो उसको यहाँ नहीं लिखूंगी। ठीक, नोट कर लो। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया जैसे कि याद रहे कि हाँ, जैसे हम बहुत जल्दी एनसीईआरटी क्वेश्चन देख ले, बीच बीच में छोड़े, तो ये बीच में दिया हुआ है, तो इसको आप याद रखना, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ मेटल X is treated with cold water, it gives a basic salt Y with the molecular formula XOH, molecular mass है 40, ठीक, and it liberate a gas Z which easily catches fire. वाओ, मार्कर मेरे नील पेंट से मैच कर रहा है। Anyways, which easily catches fire. Identify X, Y and Z and also write the reaction involved. देखो कौन से मेटल हैं जो कोल्ड वाटर से, देखो कौन सा, मैंने आपको बताया सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। ठीक, अब यानी कि X जो है वो सोडियम भी हो सकता है और पोटेशियम भी हो सकता है, यानी एक उनके बेसिक सॉल्ट क्या होंगे, NaOH भी हो सकता है और KOH भी हो सकता है। तो अब आप कैसे बताओगे कौन सा NaOH है या KOH है ना, कैसे बताओगे? कुछ नहीं, बहुत इजी है। मोलिकुलर मास निकाल लो, जिसका मैच कर रहा होगा उसका होगा। सोडियम का देखो 23 होता है मास, ऑक्सीजन 16 एंड 1, ठीक, 24 और 6 4 10, 2 3 4 40, पोटेशियम 39.1, ऑक्सीजन 16, एक। तो ये तो पता ही है, देखो ये खुद ही पहले ही ये 40.1 और ये 56.1 ऑलमोस्ट कुछ होगा, तो ये नहीं होगा, यानी कि NaOH होगा, यानी कि सोडियम मेटल। एक्स मेटल जो है वो कौन सा है, तो एक्सप्लेनेशन में ये लिखोगे कि आपकी मेटल सोडियम and potassium react with cold water to give basic salts. So maybe metal X will be sodium or potassium, but as the molecular mass of NaOH, so sodium and potassium, so the metal will be Na or K, and their respective salts will be NaOH or KOH. So, according to the molecular mass, NaOH has 40 and KOH 56.1. So, NaOH will be the basic salt and metal will be Na. ठीक, and liberate a gas Z which easily catches fire. जब भी हम उसकी रिएक्शन कराते हैं कोल्ड वाटर से, तो जो गैस लिबरेट होती है that is हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो हाइड्रोजन गैस हो गई, तो आपको X भी पता चल गया, Y भी पता चल गया और Z भी पता चल गया। XYZ निकालना था और रिएक्शन भी लिखनी है, तो सोडियम की रिएक्शन ले लो Na ठीक है, ये NaOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, अब इसको अपने आप बैलेंस कर लो, H2 है 2H2 2NaOH, ठीक, ये हो गया। तो X है ये, दिस इज Y एंड दिस इज Z, और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है वो मैंने आपको बता दी है, बैक जाके सुन लेना, उसको एज इट इज अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक, नोट कर लो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल ट्रीटेड अ लस्ट्रस डाइवेलेंट एलिमेंट M with sodium hydroxide. He observed formation of bubbles in the reaction mixture. ठीक, he made the same observation when this element was treated with HCl. Suggest how he can identify the produced gas and identify right reaction involved in both the cases. देखो जब मैंने स्टार्टिंग ही की थी तब मैंने आपको बताया था कि कैसे हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को आप बता सकते हो। देखो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, उससे भी आप बता सकते हो, है ना। देखो एक रिएक्शन तो मैं भी आपको लिखा दूंगी, इसमें आप कह सकते हो कि जब जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके पास एक जलती तीली लाएंगे, तो
गैस जो प्रोड्यूस होगी वो पॉप साउंड क्रिएट करेगी, और पॉप साउंड जो होता है वो कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक, यही इसका आंसर होगा। इसका आंसर मैं लिख दे रही हूँ, हो सकता है सही से ना समझ आए, और रिएक्शन भी लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आंसर को लिखना कैसे है। ठीक, रुको देखो, डाइवेलेंट मेटल है जिसकी रिएक्शन एक बार NaOH से कराते हैं, एक बार HCl से कराते हैं। ठीक, वैसे यहाँ HCl नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा था, तो जब भी क्वेश्चन में आएगा तो याद रखो कौन से होता है, HCl को ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, Na2MO2 प्लस H2O, और यहाँ पे MCl2 प्लस H2 गैस। ठीक, ये जो है ये रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शंस होंगी। ठीक, और प्रोड्यूस गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। अब यहाँ लिख सकते हो द प्रोड्यूस्ड गैस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय bringing a burning matchstick near the test tube, है ना, near the test tube या near the reaction vessel, the pop sound produced identified confirms the presence of H2 गैस। ठीक, ये हो गया, और ये तुम्हारी रिएक्शन हो गई। ठीक, नोट डाउन कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट है कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। बहुत इजी, जिसको आप लोगों को रिएक्शंस आती है आराम से कर लोगे। ये जस्ट रिएक्शंस लिख दो, फ्री के नंबर है, फ्री के। देखो कैल्शियम प्लस वाटर क्या बनाएगा, कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि CaOH होल ट्वाइस प्लस वाटर हाइड्रोजन। ठीक, बैलेंस है, नो, ये हो गया 2H 2O and H2। ठीक, सेकेंड, सिनोबार इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो सिनोबार क्या होता है ये पता होना चाहिए। अपने सब इधर उधर पूछ रहे हो ना, मैंने जब पढ़ाया था तो जब मैंने आपको लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स बताए थे उसमें बताया सिनोबार हाइड्रोजन मर्क्यूरी सल्फाइड। ठीक, HgS होता है, सिनोबार क्या होता है, HgS, मरकरी का एक और है। ठीक है, तो HgS को जब ऑक्सीजन यानी एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये क्या है, रोस्टिंग होगी ना। यहाँ पे निकलेगा SO2 और यहाँ क्या आएगा बताओ, यहाँ पर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो ये होगा SO2 और यहाँ क्या आएगा, अरे भाई मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक, क्या ये बैलेंस है, नहीं है, दो लगाया, यहाँ पे भी लगाना ही पड़ेगा, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, अगर 2Hg2 तो 4 2 6 होगा तो यहाँ पे 3 कर लो। ठीक, अब है ऑक्सीजन बैलेंस है 2 4 6, सल्फर 2 और Hg भी 2। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब हम कराते हैं एल्यूमिनियम पाउडर से तब उस केस में क्या बनता है, देखो MnO2 प्लस एल्यूमिनियम, है ना, रिप्लेस कर देगा, Mn मिलेगा, Al2O3 मिलेगा और हीट मिलेगा। ठीक, ये वही मैंने अभी जो बताया था ना आपको थर्माइट रिएक्शन, उसी का एक केस मैंगनीज में होता है जब। ठीक, तो MnO2 तो O3 है यहाँ पे, तो मान लो यहाँ 3 है, ये 2 हो गया, Al2O3 ऐसे रखो। तो अगर यहाँ पे 3 करते हो और यहाँ नहीं सॉरी एल्यूमिनियम क्या कर रही हूँ, 2 MnO2
और Al2O3, तो ये बना आपका Mn और Al2O3 ठीक, 3 कर दो, एक्चुअल में 3MnO2 कर दो, तो ये होगा 6 ऑक्सीजन, यहाँ 3, ठीक है, यहाँ 2 कर दो और यहाँ 4Al कर दो, ठीक। अब बैलेंस है 2 2 4 6 6 3Mn, ये रिएक्शन होती। तो ये सिंपल सी रिएक्शंस ही लिखनी थी इसमें, बट वो सिंपल सी रिएक्शंस लिखने के लिए आपको सिंपल सी रिएक्शन पता होनी चाहिए, सिनेबार क्या होता है, किसमें कौन सी रिएक्शन होती है, सारा पता होना चाहिए। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, और सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेना, एक नोट्स बनाना, जब भी रिवीजन करोगे आप तो बहुत काम आएगा, ठीक है। विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखा होगा, तो जब रिवीजन करोगे उस पेज पर लट जाओगे, जल्दी जल्दी रिवीजन होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत इफेक्टिव होता है अच्छे मार्क्स के लिए। अच्छे से प्रिपरेशन करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।